अभी हम जटा से लेकर घन तक अष्टविकृति जो बोले जाते हैं उसके उदाहरण दाखल एक एक मंत्र बोलकर आगे जाएंगे। पहले हम जटापाठ बोलते हैं इसी मंत्र का, गणानान्तो मंत्र का। ओम गणानां त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणपतिं गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियाणाग्गुं हवामहे हवामहे प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां निधीनां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं निधिपतिं निधीनां निधीनां निधिपतिं निधीनामिति निधीनां निधिपतिं वसो वसो निधिपतिं निधिपतिं वसो निधिपतिमिति निधिपतिं वसो मम मम वसो वसो मम वसो इति वसो ममेति मम आहम आहमहमाहम् अहमदान्यदान्यहमहमजानि अजानि गर्भधं गर्भधमदान्यदानि गर्भधम् गर्भधमात्वं त्वमा गर्भधं गर्भधमात्वं गर्भधमिति गर्भधम् आत्वं त्वमोदास्य दासि त्वं त्वमोदासि अजासि गर्भधं गर्भधमोदास्य दासि गर्भधम् गर्भधमिति गर्भधम्। इस प्रकार जटा बोले जाते हैं। इसके बाद आते हैं माला विकृति। माला विकृति में दो प्रकार है, एक क्रममाला और एक पुष्पमाला। तो क्रममाला कहने की परंपरा अभी नहीं है, लुप्त हो गई है। अभी जो माला बोली जाते हैं वो पुष्पमाला प्रकार की माला बोली जाते हैं। वो माला कैसे बोलेंगे? तो गणानां त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणपतिं गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियाणाग्गुं हवामहे हवामहे प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां निधीनां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं निधिपतिं निधीनां निधीनां निधिपतिं निधीनामिति निधीनां निधिपतिं वसो वसो निधिपतिं निधिपतिं वसो निधिपतिमिति निधिपतिं वसो मम मम वसो वसो मम वसो इति वसो ममेति मम आहम् अहमा आहम् अहमजानि अजान्यहम् अहमजानि अजानि गर्भधम् गर्भधमजानि अजानि गर्भधम् गर्भधमात्वं त्वमा गर्भधं गर्भधमात्वं गर्भधमिति गर्भधम् आत्वं त्वमजासि अजासि त्वं त्वमजासि अजासि गर्भधं गर्भधमजासि अजासि गर्भधं गर्भधमिति गर्भधम्। इस प्रकार माला विकृति बोली जाती है। जटा माला शिखा, शिखा विकृति का पाठ हम करेंगे अभी। गणानां तो शिखा विकृति में
जटा विकृति बोलकर आगे का पद एक बार बोलकर छोड़ देना है। गणानां त्वा त्वा गणानां गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिं हवामहे प्रियाणां गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियाणाग् हवामहे हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं प्रियाणां प्रियपतिं प्रियपतिं प्रियाणां प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिं निधीनां निधीनां प्रियपतिं प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनां निधिपतिं निधिपतिं निधीनां निधीनां निधिपतिं वसो निधीनामिति निधीनां निधिपतिं वसो वसो निधिपतिं निधिपतिं वसो मम निधिपतिमिति निधिपतिं वसो मम मम वसो वसो मम वसो इति वसो ममेति मम आहमहमाहमजानि अहमजान्यजान्यहमहमजानि गर्भधम् अजानि गर्भधं गर्भधमजान्यजानि गर्भधमात्वम् गर्भधमात्वं त्वमा गर्भधं गर्भधमात्वमजासि गर्भधमिति गर्भधम् आत्वम् त्वमजास्य जासि त्वं त्वमजासि गर्भधम् अजासि गर्भधं गर्भधमजास्य जासि गर्भधम् गर्भधमिति गर्भधम्। इस प्रकार शिखा विकृति का पाठ हमने अभी किया। जटा माला शिखा रेखा, अभी रेखा रेखा विकृति का पाठ होगा। बृहस्पते परि परि बृहस्पते बृहस्पते परि परिदीया रथेन रथेन दीय परि परिदीयो दीया रथेन रथेन रक्षोहा मित्रां अपबाधमानः अपबाधमानो मित्रान् रक्षोहा रथेन रथेन रक्षोहा रक्षोहा मित्रान् रक्षोहेति रक्षः अमित्रां अपबाधमानः अपबाधमान इत्यपबाधमानः प्रभञ्जन्छेनाः प्रमृणो जुधा जयन् जयन्युधा प्रमृणः सेनाः प्रभञ्जन् प्रभञ्जन्निति प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणः प्रमृणो जुधा प्रमृण इति प्रमृणः जुधा जयन् जयन्नस्माकमेध्यविता रथानां रथानामवीतैध्यस्माकं जयन् जयन्नस्माकम् अस्माकमेधि एध्यविता अविता रथानां रथानामिति रथानां। ये रेखा विकृति हो गई। कैसा है कि रेखा ध्वज और रथ ये तीन विकृति पूरे ग्रंथ की नहीं होते हैं। इन तीन विकृति होने के लिए किसी इसमें समान पद की आवश्यकता रहती है या फिर उसके संख्या में उतनी संख्या में या उतनी मात्रा में पद उस मंत्र में रहने पड़ते हैं। इसलिए सब मंत्रों की ये तीन विकृति नहीं होती, इसलिए हमने ये अलग सा मंत्र अभी ये बोला गणनंत्र छोड़कर। शिखा जटा माला शिखा रेखा रथो। इसके बाद ध्वज विकृति का पाठ हम करेंगे। ध्वज विकृति इस प्रकार बोले जाते हैं। बृहस्पते परि रथानामिति रथानां परिदीयो अविता रथानां दीय परि एध्यविता रथेन रक्षोहा अस्माकमेधि
रक्षोहामित्रान्नो जयन्नस्माकं रक्षोहेति रक्षः जुधाजयन् अमित्रां अपबाधमानः प्रमृणो जुधा प्रभञ्जन्सेनाः सेनाः प्रमृणः प्रभञ्जन्निति प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणः प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो जुधा अपबाधमान इत्यपबाधमानः प्रमृण इति प्रमृणः अमित्रां अपबाधमानः जुधाजयन् रक्षोहेति रक्षः जयन्नस्माकं रक्षोहामित्रान्नो अस्माकमेधि रथेन रक्षोः एध्यविता दीया रथेन अविता रथानां परिदीयो रथानामिति रथानां बृहस्पते परी। इस प्रकार ध्वज बोला जाता है। ये रथ, ध्वज और रेखा, ये इस विकृति का पाठ करने की परंपरा अभी सभी शाखाओं में, सभी वेदों में लुप्त हो रही है। ज़्यादातर वैदिक लोग जटा, माला, शिखा, रथ, रथ भी सब मंत्रों का नहीं होता है, जटा, माला, शिखा और घन, इन्हीं विकृतियों के ऊपर मेहनत ज़्यादा करते हैं और इन्हीं विकृतियों का पाठ अभी ज़्यादातर भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जटा, माला, शिखा, रेखा, रथो, रथ माना जाता है। रथ में दो प्रकार के रथ होते हैं, एक द्विपद रथ और एक चतुष्पद रथ। तो द्विपद रथ, चतुष्पद रथ जब बोला जाता है तो उसमें 4 अर्धली का मंत्र होना पड़ता है और इन 4 अर्धलियों में पद की संख्या जो है वो एक सरीखी रहने पड़ती है। यानी कि 5 अगर मंत्र पहले अर्धली में है तो उसके बाद के तीनों अर्धलियों में 5-5 पद ही रहने चाहिए, तभी चतुष्पाद रथ हम बोल सकते हैं। वैसे भी इस प्रकार द्विपद रथ में भी नियम है कि द्विपद रथ में 2 अर्धली का मंत्र रहना चाहिए और इन दोनों अर्धलियों में पद की संख्या एक समान रहनी चाहिए, तभी द्विपद रथ बोल सकते हैं। तो द्विपद रथ का उदाहरण है अनिश्चितोसी, जो पहले अध्याय का मंत्र है, और बाद में चतुष्पाद रथ का जो उदाहरण है वो स्वस्तिन इंद्रः, ये जो प्रचलित मंत्र है उसमें चतुष्पाद रथ बोल सकते हैं। तो समय के कम रहते हुए, समय का बंधन का पालन करते हुए हम रथ विकृति को समझकर आगे जाते हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, रथो, दंडो, ध्वजो गणः। अभी बाद में आता है दंडक्रम, और ये दंडक्रम विकृति जो है ये बहुत ही कठिन माने जाते हैं, क्योंकि एक वक्त हम घन बोल सकते हैं लेकिन दंडक्रम बोलना बहुत मुश्किल है पूरे ग्रंथ का, क्योंकि दंडक्रम में क्या होता है कि क्रम बोलकर आगे जाना है और जितना क्रम बोला है उतना ही फिर पीछे आकर पहले पद तक पलट के आना पड़ता है। तो इसलिए दंडक्रम बोलने वाले वैदिक पूरे ग्रंथ के बहुत कम है। दैनंदिन शाखा में नासिक में देव गुरुजी करके एक गुरुजी हो गए, उनको भी गुजरे हुए 100 साल हो गए, बहुत पुराने की बात है, लेकिन उन्होंने दंडक्रम का पारायण किया था ऐसा हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन उनके बाद किसी ने दंडक्रम का पारायण, पूरा कंठस्थ पारायण नहीं किया है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से मनुष्य जाति की स्मरण शक्ति, बुद्धि कम हो रही है, धारणा शक्ति भी कम हो रही है, इसलिए दंडक्रम का कंठस्थ पारायण करना मुश्किल है पूरे ग्रंथ का। लेकिन फिर भी हम दंडक्रम का एक दूसरा मंत्र बोल सकते हैं। तो ये मंत्र गणनान्त्वा जो हम बोल रहे हैं वो दंडक्रम में कैसा आएगा वो हम थोड़ा सा देखते हैं, और थोड़ा सा एक दंडक्रम पहले अर्धली का बोल के आगे जाते हैं समय का बंधन पालते हुए। गणानान्त्वा त्वा गणानां गणानान्त्वा त्वा गणपतिं गणपतिं त्वा गणानां गणानान्त्वा त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा गणानां
गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियाणाग् हवामहे गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं प्रियाणाग् हवामहे गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिं प्रियाणाग् हवामहे गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिं प्रियाणाग् हवामहे गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीनामिति निधीपतिं वसो निधिपतिं निधीनां प्रियपतिं प्रियाणाग् हवामहे गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीपतिं निधीपतिं वसो निधिपतिमिति निधिपतिं वसो मम वसो निधिपतिं निधीनां प्रियपतिं प्रियाणाग् हवामहे गणपतिं त्वा गणानां त्वा गणपतिं गणपतिं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं निधीनां प्रियपतिमिति प्रियपतिं निधीपतिं निधीनामिति निधिपतिं वसो निधिपतिमिति निधिपतिं वसो मम वसो इति वसो ममेति मम। इस प्रकार ये दंडक्रम की विकृति बोली जाती है। बाद में घन विकृति आती है। ये अष्ट विकृति में अंतिम विकृति है और अंतिम विकृति होने के कारण उसमें कठिनता बहुत है। घन पूर्णतया कंठस्थ बोलने वाले वैदिक आज पूरे भारतवर्ष में बहुत कम हैं, क्योंकि इसको बोलने के लिए बहुत ही परिश्रम, बहुत ही एकाग्रता और अपने गुरु के ऊपर, उनके पाद के ऊपर, गुरु के पाद के ऊपर पूर्णतया दृष्टि रखकर उनके ऊपर पूरा भरोसा करके अगर हम घन बोलते हैं तब ही घन अच्छी तरह से बोला जाता है। जब फिर घन की परीक्षा दी जाती है फिर घन का पारायण किया जा सकता है। अभी घन की पारायण की जो पारायण का विषय अब निकला है, तो पारायण के नियम कुछ ऐसे हैं कि घन पारायण करते वक्त एक निरीक्षक होना आवश्यक है कि जो
देखेगा कि वो पद अच्छी तरह से चल रहे हैं या नहीं, कुछ पद की गड़बड़ हो रही है क्या, अगर होती है तो वो बताता है। और दूसरा ऐसा कि घन की संधि जब बोली जाती है तब वो घन की पूर्णत संधि एक ही श्वास में पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा घन पारायण का एक विशेष नियम है। अगर इस प्रकार पूरे ग्रंथ का पारायण कर सकता है तो वो वैदिक उच्च प्रति का वैदिक माना जाता है। अभी इस प्रस्तुत पारायण में जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, इसमें हमने ये इस नियम का पालन जानबूझकर नहीं किया है। इसका कारण यह है कि ये विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए इसका वीडियो शूटिंग किया गया है। वो अभ्यास कैसा कर सकते हैं कि अगर हम जल्दी बोलते हैं, एक श्वास में अगर संधि बोलनी है और बड़े बड़े पद जब रहते हैं तो बहुत ही शीघ्रतया बोलना पड़ता है, और अगर शीघ्रतया बोलते हैं तो स्वर समझ में नहीं आएगा, और शब्द भी कैसे संधि हो जाती है, व्युत्क्रम बोलने के समय किस प्रकार बोलना चाहिए, ये सब समझ में नए बच्चों को या नए विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। तो उन नए विद्यार्थियों को या फिर जो प्रत्यक्षतया वेद नहीं पढ़ते हैं लेकिन वेद विषय में अभ्यास करने वाले जो अभ्यासु व्यक्ति रहते हैं, अभ्यासु व्यक्तिमत्व जिनका रहता है, वो अगर सुनते हैं तो उनको भी सरलतया